नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव और आज अपनी नेक्स्ट क्लास पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम की आज हम बात करने वाले हैं और कौन कौन से हमारे भाग थे जो पाचन तंत्र में हमारे शामिल होते हैं। मुख्य तौर पर यदि बात की जाए पाचन तंत्र की तो मुख्यतः पार्ट्स मैंने आपको एक डायग्राम बताया था। डायग्राम में क्या क्या पॉइंट आते हैं, कौन कौन से पॉइंट आते हैं उनके बारे में बताया था और कुछ पॉइंट हमने बात की थी पाचन तंत्र में पाचन होता क्या है इसके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे मुख्यतः पॉइंट हैं, जैसे हमारे ग्रसनी क्या होती है, ग्रास नली क्या होती है, आमाशय क्या होता है और छोटी आंत बड़ी आंत ये क्या होती है, इनके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे पाचन ग्रंथियों के बारे में। तो आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो देखते रहना है आपको, और पसंद आए तो आपको लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप चाहो तो कर सकते हैं। चलो करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक। तो पहला मुख्यतः टॉपिक आता है, जैसे चित्र आपके पास बना हुआ है और इसके बारे में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि टाइम वेस्ट हमें करना होता है नहीं, क्योंकि हम बना लेंगे इसमें और मुख्यतः मैं समझाता रहूँगा आपको, और पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उनको हम यहाँ पर नोट करते रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं ग्रसनी के बारे में। क्या होती है ग्रसनी? देखो, यदि ग्रसनी की बात की जाए तो ग्रसनी में सबसे पहला मुख्यतः पॉइंट होती कहाँ पर है ग्रसनी, तो यह पहला पॉइंट यहाँ पर आता है। ग्रसनी मुख गुहा का सबसे पिछला भाग, मुख गुहा का सबसे पिछला भाग होता है और इसका मुख्य कार्य होता है जो हमारी एक तो होती है ग्रास नली, देखो जिसको हम ग्रासिका भी बोलते हैं, और यहाँ पर आएगा ग्रास नली, इसको ग्रास नली भी बोलते हैं। अब एक होती है श्वास नली। तो आपने देखा होगा मुख्यतः हमारा जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस समय ग्रसनी का क्या कार्य होता है, तो वहां पर ग्रसनी का मुख्यतः कार्य होता है, ग्रसनी भोजन को ग्रास नली में भेजती है। और इसका मुख्य कारण ग्रास नली में भेजने का आपने देखा होगा, यदि ये दोनों हमारे, एक तो होती है श्वास नली, एक होती है ग्रास नली। श्वास नली हम वहां पर पढ़ेंगे जब श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि श्वास नली का कार्य क्या होता है। अब हम बात करें यहाँ पर ग्रसनी की, हम बात करें तो ग्रसनी का मुख्य कार्य क्या है, यह भोजन को ग्रास नली तक भेजने का कार्य करती है। और हमारी ग्रास नली कौन सी है, ये वाला पार्ट है ग्रसिका या ग्रास नली जिसको हम बोलते हैं। तो मुख्यतः आपने देखा होगा जब हमारी ग्रास नली और श्वास नली एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, यानी ग्रसनी के पॉइंट पर से ही हमारे स्टार्ट होती हैं, जो हमारा ग्रसनी वाला है पॉइंट ये इधर, तो वहीं से शुरू होती है ये ग्रास नली भी और हमारी श्वास नली भी। तो हमारा भोजन हमेशा ही ग्रास नली में जाता है, श्वास नली में क्यों नहीं जाता, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो ऐसी वाल्व कौन सा है जिस समय हम भोजन ग्रहण करते हैं वह वाल्व श्वास नली को ढक लेता है, उस वाल्व का नाम क्या है, तो आपको ध्यान से याद रखना है। उस वाल्व का नाम है ग्रसनी के पीछे एक वाल्व होता है, वाल्व होता है जो भोजन के समय भोजन के ग्रहण करते समय श्वास नली को ढक लेता है, श्वास नली को ढक लेता है। उसका नाम क्या है, अब नाम आता है उसका नाम है एपिग्लोटिस वाल्व। देखो ये वाल्व है एपिग्लोटिस वाल्व, तो उसका नाम क्या है,
एपिग्लोटिस वाल्व जो क्या करता है, भोजन ग्रहण करते समय हमारा श्वास नली को ढक लेता है। तभी हमें सलाह दी जाती है कि भोजन ग्रहण करते समय हमें बोलना नहीं चाहिए। यदि बोल देते हैं तो आपने देखा होगा कि एक ऐसा लगता है जैसे बंद कर गया हो, वहां पर आपको खांसी आ जाती है वापस। तो उसका मतलब क्या है, हमारा एपिग्लोटिस वाल्व हट जाता है श्वास नली से, तो भोजन जाने का चांस कहाँ पर बढ़ जाते हैं, हमारी श्वास नली में बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से एग्जाम में पॉइंट किस तरीके का आएगा कि ऐसा वाल्व बताओ, उस वाल्व का नाम क्या है, भोजन ग्रहण करते समय जो श्वास नली को ढक लेता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एपिग्लोटिस वाल्व। मुख्यतः ग्रसनी का पिछला भाग क्या कार्य होता है, ग्रसनी का ये एग्जाम में पूछा जाता है, उतना मोस्ट होता नहीं है, इस वाल्व का नाम ज्यादा मोस्ट होता है, आपको याद रख लेना है। अब हम बात करते हैं ग्रसनी या ग्रासिका या फिर ग्रास नली की। ग्रास नली, ग्रास नली का मुख्य कार्य देखो क्या क्या होता है। मुख्य कार्य ग्रास नली का ये होता है, यह भोजन को आमाशय तक ले जाने का कार्य करती है, ले जाने का कार्य करती है। और इसका लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर लगभग इसकी हमारी लंबाई होती है। और बात की जाए यहाँ पर ग्रास नली के संबंध में और क्या, तो यहाँ से एक पॉइंट मोस्ट आता है, ग्रास नली में गति कौन सी होती है, जिस समय भोजन ग्रहण करते हैं तो वहां पर ग्रास नली में गति कौन सी होती है जिससे भोजन हमारा आमाशय तक पहुंचता है। तो ग्रास नली में क्रमानुकुंचन गति होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है, कौन सी गति होती है, क्रमानुकुंचन गति होती है, किसमें, हमारी ग्रास नली में। और उसके बाद ये आता है कि ग्रास नली में कोई पाचन होता है या नहीं, तो मुख्यतः आपको ये याद रखना है, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है। तो क्या होता है, कोई भी पाचन हमारा नहीं होता है, केवल भोजन को हमारी मुख गुहा से कहां तक ले जाने का कार्य करती है, आमाशय तक। ये वाला भाग है हमारा आमाशय। अब बात हमारी ये आती है, जो हमारी ग्रास नली है और जो हमारा आमाशय है वो किस वाल्व की सहायता से जुड़ते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो वापस हमारा खाना आ जाता है, तो ऐसा कौन सा वाल्व है जो भोजन को वापस आने नहीं देता ग्रास नली में, तो उस वाल्व का आपको नाम ध्यान से याद रखना है। और नाम क्या है, चित्र में भी लिखा है और मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। ग्रास नली आमाशय से वाल्व स्फिंक्टर की स्फिंक्टर के माध्यम से जुड़ा होता है, माध्यम से जुड़ा होता है जो भोजन को वापस ग्रास नली में नहीं जाने देता। नहीं देता है। तो मुख्यतः कार्य क्या होता है, ग्रास नली का भोजन को गुहा से आमाशय तक ले जाना, और इसमें कौन सी गति होती है, क्रमानुकुंचन गति होती है, और किस वाल्व के माध्यम से जुड़ी हुई होती है, तो आपको बताना है वाल्व स्फिंक्टर के माध्यम से जुड़ा होता है, जो भोजन को वापस ग्रास नली में नहीं आने देता आमाशय से। इतने पॉइंट आपको याद रख लेने हैं।
और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे आमाशय क्या होता है, आमाशय के कितने भाग हैं, आमाशय से HCl निकलता है, उसका कार्य क्या होता है, इसके संबंध में हम बात करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और मैं हट जाता हूँ। चलो, हमने बात की ग्रास नली की। अब बात की जाए सबसे बड़ी ग्रास नली किसकी होती है, तो वहां ध्यान से आपको याद रख लेना है पॉइंट। सबसे बड़ी ग्रास नली किसकी होती है, तो यहाँ जिसकी सबसे लंबी गर्दन उसकी ग्रास नली सबसे अधिक लंबी होती है। तो सबसे बड़ी ग्रास नली किसकी होती है, आपका आंसर होगा जिराफ। ये मुख्यतः पॉइंट थे हमारे किसके बारे में, ग्रास नली के। अब हम बात करते हैं आमाशय क्या है, आमाशय का कार्य क्या है, आमाशय से HCl निकलता है तो उसका कार्य क्या है, किस तरीके के एग्जाम्पल पॉइंट हमारे बनते हैं। मध्य भाग, ऊपरी भाग, निचला भाग, ये कितने भाग होते हैं आमाशय के, होता क्या है आमाशय। तो देखो यह है, ध्यान से पॉइंट आपको समझते हुए चलना है। यह है मांसपेशी से निर्मित एक द्विपालिका थैली होती है। और इसकी आकृति किस तरीके की होती है, इसकी आकृति जे आकार की होती है। और यदि बात की जाए लंबाई, मुख्यतः 30 सेंटीमीटर के समथिंग होती है इसकी लंबाई की बात की जाए तो। अब हमारा बात आती है इसका कार्य क्या होता है मुख्यतः, तो इसका कार्य होता है यहाँ पर सबसे अधिक समय तक भोजन किसमें ठहरता है, या इसमें कितने समय तक भोजन ठहरता है। तो ये ध्यान से आपको याद रखना है, इसमें यानी आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। अब बात आती है हमारा 3 से 4 घंटे रहने के बाद तो फिर पाचन हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, मुख से, यानी मुख गुहा से आरंभ हो जाता है पाचन। अब इसमें होता क्या है 3 से 4 घंटे रहने के बाद, तो इसी भाग में हमारी अम्ल जन कोशिकाएं या फिर ऐसे जिससे अम्ल हमारा निकलता है, तो 3 प्रकार के हमारे कोशिकाएं होती हैं जिनसे हमारे इससे निकलने वाले जैसे HCl अम्ल है, फिर इसका कार्य क्या है, इस तरीके का भाग या इस तरीके के हमारे क्या निकलते हैं, एक अम्ल निकलता है आमाशय से। तो ध्यान से आपको ये पॉइंट समझना है, आमाशय पहले ही आप समझेंगे आमाशय के 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। और पहले भाग का नाम लिखना है आपको फंडिक, और दूसरे का लिखना है कार्डियाक, और थर्ड का लिखना है आपको, थर्ड नंबर लिखना है नेक्स्ट, देखो वहां पर लिखा है पाइलोरिक, ये देखो इधर थर्ड का है पाइलोरिक। अब ये हमारे कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। और यदि मैं बात करूं तो देखो ऊपरी भाग जिसकी हमने बात की क्या होता है, फंडिक कहलाता है, फंडिक। अब बात की जाए कार्डियाक, तो इसका मध्य वाला भाग, ये मध्य वाला भाग कार्डियाक कहलाता है। और पाइलोरिक कहलाता है सबसे निचला भाग, जिसके माध्यम से हमारी छोटी आंत जुड़ी हुई होती है पाइलोरिक वाल्व की सहायता से। तो हम छोटी आंत की तो बात करेंगे ही, पहले हम बात करते हैं आमाशय की। अब बात आती है हमारा जो अम्ल निकलता है वो कहाँ से निकलता है, जो आमाशय में एक अम्ल निकलता है जिसका नाम है HCl। तो आमाशय से
एक अम्ल निकलता है और उसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या अम्ल है, और इसका सिंबल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं हम इसको। अब हमारी बात आती है इसका मुख्य कार्य क्या है। तो HCl के अब कार्य आपको ध्यान से समझने हैं। देखो HCl के कार्य की हम बात करेंगे। HCl के कार्य, क्या कार्य है HCl के? सबसे मेन और मुख्य कार्य यह है निष्क्रिय पड़े पेप्सिनोजन एंजाइम को ध्यान से पॉइंट समझना है। यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित करता है। सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित करता है। अगला कार्य क्या है? सेकंड कार्य है पेप्सिन। फिर पेप्सिन क्या करेगा? तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन पेप्टोन्स के रूप में करता है। पेप्टोन्स के रूप में करता है। अब और नेक्स्ट हमारा HCl का कार्य क्या है? यह है भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। नष्ट करने का कार्य करता है। अब यहाँ पर आता है, आपने नाम सुना हो, ध्यान से पॉइंट आपको समझ लेने हैं बहुत अच्छे से, बार बार उसको समझना है, देखना है आपको। HCl के मुख्यतः कार्य क्या होते हैं, नाम क्या है, इसका कार्य क्या है, यह किस एंजाइम को किस में परिवर्तित करता है और किस प्रोटीन को वह एंजाइम किस में बदलता है। भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। यदि अम्ल की अधिकता हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एसिडिटी हो जाती है। तो अब आप ध्यान से इस पॉइंट का आप खुद जवाब देंगे। जो मैं सवाल बोल रहा हूँ मैं तो जवाब दूंगा ही, पर आपको भी जवाब देना है। जिस समय पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? यानी अम्ल ग्रहण करना चाहिए या फिर क्षार, अम्लीयता को कम करने के लिए। तो ये पॉइंट का जवाब आपको सोचना है और देना है। वीडियो पॉज करके आपको सोचना है, फिर मैं आपको बता तो दे रहा हूँ। देखो, जब हम अम्ल की अधिकता हो जाती है तो वहाँ अम्ल तो ग्रहण करेंगे नहीं, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? जब पेट में अम्लीयता हो जाती है तब क्षार ग्रहण करते हैं। ये पॉइंट एग्जाम में आता है। यदि पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है तो वहां पर उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? तो क्षार का प्रयोग करते हैं। क्षार अम्लीयता को कम करने के लिए। ये नोट पॉइंट है, ध्यान से आपको समझ लेना है इस पॉइंट को। ये मुख्यतः हमारे आमाशय के भाग के कार्य था और क्या होता है। और ध्यान से आपको ये और समझ लेना है, इधर जो हमारा आमाशय होता है और छोटी आंत से जुड़ा होता है बाद में। तो छोटी आंत से जुड़ा होने के साथ में किस वाल्व की सहायता से जुड़ा होता है? तो जो मैंने ये आपको नाम बताया था, इधर इसको मैं लिख देता हूं। यहां देखो, यह है छोटी आंत के साथ पाइलोरिक
वाल्व से जुड़ा होता है। और इसका कार्य क्या है, जो भी छोटी आंत में भोजन है उसको वापस आमाशय में नहीं आने देना। ये मुख्यतः कार्य थे इसके आमाशय के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ और बार बार देखो वीडियो में हम बात एक्स्ट्रा करते नहीं है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं हट जाता हूँ। चलो अब हम बात करेंगे, देखो कंपेयर करते हुए चलेंगे छोटी आंत में और बड़ी आंत में, यानी आंतों को पढ़ने वाले हैं हम। एक्स्ट्रा कोई भी हम बात नहीं करते वीडियो के बीच में, पॉइंट पर बात करते हैं, क्योंकि वीडियो हमारी जितनी छोटी रहेगी और कॉन्सेप्ट जितने होंगे हमारे वहाँ पर उतना ही सुटेबल है। ऐसा नहीं एक्स्ट्रा बात कर लो और कंटेंट काफ़ी टाइम कम का हो, तो इससे ऐसी कोई हम बात करते हैं नहीं। अब हम बात करते हैं छोटी आंत और फिर बड़ी आंत, कंपेयर करते चलेंगे, साथ के साथ जल्दी हो जाएगा और एक्स्ट्रा कुछ बताने की बात इसमें होगी मैं बिल्कुल बताऊंगा उसको। अब हम बात करते हैं छोटी आंत। तो सबसे पहला पॉइंट आता है छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत आमाशय से किसके द्वारा जुड़ी होती है, किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो अभी मैंने आंसर आपको बताया है, तो आंसर बताना है जुड़ी होने का मतलब क्या है। वहाँ आंसर होगा पाइलोरिक बाल्व। ध्यान से आपको समझना है, ये पाइलोरिक बाल्व। अब बात आती है हमारी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत कंपेयर करते हुए चलेंगे हम साथ के साथ इसको, और दोनों को एग्जाम में किस तरीके से सवाल बनते हैं। अभी हम बात करेंगे लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, बड़ी आंत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका साइज हमारा बड़ा इसका है या फिर इसका है। साइज इसका बड़ा होता है और इसका छोटा होता है साइज, फिर भी इसको बड़ी आंत बोलते हैं, और इसको छोटी इसके कारण क्यों इसको बोलते हैं। और अब हम बात करते हैं बड़ी आंत। यह है छोटी आंत से किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो आंसर लिखना है आपको। तो इसका आंसर यहां पर होगा, जो ये हमारा इलियोकस बाल्व है, इलियोकस, देखो ये लिखा इलियोकस बाल्व की सहायता से। अब बात हमारी आती है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर तक होती है। कितनी होती है, 6 से 8 मीटर तक। और इसकी लंबाई मात्र 1.5 यानी 1.5 मीटर के समथिंग होती है बस। फिर भी हम इसको बड़ी आंत बोलते हैं, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर बड़ा होता है, और जो ये छोटी आंत होती है, छोटी आंत का डायमीटर क्या होता है, कम होता है। डायमीटर का मतलब आपको पता होगा, आपने कहीं पढ़ा हो। डायमीटर का मतलब होता है, यदि इसकी हम बात करें, मार्कर है हमारा, मार्कर का जो साइज है, ये इसका सर्किल कितना बड़ा है, मतलब ये वाला, ये सर्किल कितना बड़ा है और ये सर्किल कितना बड़ा है। तो हमारा यदि बात की जाए बड़ी आंत को आधार क्या है इसका, ये सर्किल में हमारी क्या होती है, बड़ी होती है, इसका डायमीटर अधिक है। और यदि बात की जाए छोटी आंत की, तो छोटी आंत का डायमीटर कम है, इस कारण से छोटी आंत इसे बोलते हैं और बड़ी आंत बोलते हैं इसको, कारण ये है इसका। अब हम बात करते हैं इसका मुख्य कार्य क्या होता है छोटी आंत का। तो इसका मुख्य कार्य भोजन का अवशोषण करना। जितने भी हमारे पोषक पदार्थ होते हैं मुख्यतः किससे निकल जाते हैं बाहर, छोटी आंत से ही, जिसको हम बोलते हैं भोजन का अवशोषण करना। इसका मुख्य कार्य भोजन का अवशोषण करना होता है। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य भोजन से जल को पूर्णतः
अवशोषित करना। पूर्णतः अवशोषित जल को कौन करता है, तो आंसर बड़ी आंत होगा। ध्यान से आपको समझना है, जल को पूर्णतः अवशोषित करती है हमारी बड़ी आंत, और जबकि इसका कार्य क्या है, मुख्य कार्य भोजन का अवशोषण करना। ये ध्यान से आपको समझना है। और उसके बाद आती है हमारी, इसके कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, तो इसके 3 भाग होते हैं। तीन भाग होते हैं, और 3 भाग कौन कौन से हैं। यदि पहले भाग की बात करें तो पहले भाग को बोलते हैं डियोडेनम। क्या बोलते हैं, डियोडेनम। और दूसरे भाग को बोलते हैं जेजुनम, और थर्ड भाग को बोलते हैं इलियम। और आपको लग रहा होगा ये भाग हैं कहाँ पर, तो देखो यदि बात की जाए इधर डियोडेनम की, तो ये डियोडेनम भाग है जो आमाशय से हमारी छोटी आंत स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ती है, तो डियोडेनम की सहायता से जुड़ती है, जिसको हम ग्रहणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रहणी। अब बात आती है हमारी यहाँ पर, उसके बाद जो हमारा जेजुनम है, जेजुनम बोलते हैं मध्य भाग। ये वाला जो मध्य भाग है इसका जेजुनम, छोटी आंत का मध्य भाग जेजुनम कहलाता है। और उसके बाद हमारा होता है इलियम। इलियम जहां हमारा लास्ट वाला भाग, इसका छोटी आंत का लास्ट भाग, जिसकी सहायता से हमारा क्या होता है, जुड़ा हुआ बड़ी आंत जुड़ती है। ये 3 मुख्यतः भाग होते हैं छोटी आंत के। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत के। साथ के साथ हम कंपैरिजन भी आपको कर रहे हैं, और कौन कौन से पॉइंट एग्जाम में आते हैं उनकी भी हम बात कर रहे हैं। ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि अलग अलग पढ़ते तो थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता था अलग, पर अब आपको अलग लगेगा नहीं। और इसके कितने भाग होते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं। इसके भी 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। और 3 भाग कौन कौन से होते हैं, देखो इधर पहला भाग कौन सा है, एग्जाम ये चित्र भी आपको देखते रहना है, और उसके बाद ये लिखेंगे हम। तो पहला भाग सीकम, ध्यान से देखो आप कहाँ पर है सीकम, ये रहा सीकम। और दूसरा भाग है हमारा कोलोन, देखो चित्र में कहाँ पर है कोलोन, तो ये है हमारा, ये नेक्स्ट भाग पूरा कंप्लीट हो जाता है कोलोन, ये वाला। और एक आता है हमारा 3rd नंबर का, ये जिसको हम बोलते हैं मलाशय या रेक्टम इंग्लिश में बोलते हैं। क्या भाग है, मलाशय। ये आता है हमारा कहाँ पर, ये 3 भाग हमारी बड़ी आंत के हैं, सीकम, कोलोन, मलाशय। और इसका हमारा मुख्यतः कार्य क्या है, जल को पूर्णतः अलग करना, किससे, भोजन में। और इसमें जो पचा हुआ भोजन है या पचा हुआ भोजन, इसमें पचा हुआ भोजन या अवशिष्ट भोजन इकट्ठा होता है। और उसके बाद बेकार या वेस्ट जो हमारा पचा हुआ भोजन है, वो मल के माध्यम से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। और किसके माध्यम से, हमारा गुदा के द्वारा इसमें बाहर आ जाता है, वेस्ट मटेरियल के तौर पर बाहर चला जाता है हमारा जो भोजन है। जो भोजन पचा हुआ है एक तो वो निकल जाता है, जो बेकार भोजन है वो भी बाहर आ जाता है हमारा, किसके सहायता से, गुदा द्वार की सहायता से। तो क्या होता है, पचा हुआ भोजन गुदा द्वार की सहायता से बाहर निकल जाता है। उसके बाद हमारी बात आती है इसके संबंध में, जो बड़ी आंत के संबंध में। बड़ी आंत के संबंध में एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बड़ी आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो ये आपको समझना है कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में
ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, पाया जाता है। और इसका मुख्यतः कार्य क्या होता है? इसका मुख्यतः कार्य आपको ध्यान से समझना है। ई कोलाई नामक बैक्टीरिया, याद रख लेना बैक्टीरिया का नाम, बहुत मोस्ट है, बहुत मोस्ट है और मोस्ट है। अगला यदि मैं बात करूं इसका कार्य, यह है विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के का संश्लेषण करता है। क्या कार्य होता है विटामिन का, सब हम पोषण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कंप्लीट विटामिन क्या होते हैं, इनका कार्य क्या है, किस तरीके के एग्जाम में सवाल बनते हैं, विटामिन के का नाम क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। फिलिंग बी नोन, सब एकदम कंप्लीट। सोर्स क्या है, इसका मुख्य कार्य शरीर के लिए क्या होता है, सबकी हम बात करने वाले हैं। तो विटामिन के का संश्लेषण ई कोलाई नामक बैक्टीरिया करता है, जो बड़ी आंत में पाया जाता है। और बड़ी आंत का कार्य मुख्यतः जल का पूर्णतः अवशोषण करना। इतने पॉइंट आपको याद हुए होंगे और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक पॉइंट की हम और बात करते हैं, अपेंडिक्स की हम बात कर लेते हैं। अपेंडिक्स क्या होती है सॉरी, देखो अपेंडिक्स की हम बात करते हैं। अपेंडिक्स, इसका कार्य क्या होता है? यह है 2 इंच लंबी एक छोटी संरचना होती है, छोटी संरचना होती है जो कि पशुओं में पाचन में सहायक होती है। पशुओं में पाचन में सहायक होती है। और देखो ये पॉइंट आपको याद क्या रखना है, ओनली किसकी बात की है, ओनली एनिमल की बात की है, ओनली पशुओं की बात की है। इसका अपेंडिक्स का मुख्यतः हमारे जो हम खुद मानव होता है उसमें कोई कार्य हमारा अपेंडिक्स का नहीं होता है। तो अपेंडिक्स का कार्य होता है पशुओं में जो पाचन होता है उसमें सहायक होती है। और जो पशु घास फूस खाते हैं तो उसके पाचन में कौन सहायक होती है, हमारी अपेंडिक्स। बाकी मानव में कोई कार्य मुख्यतः होता है नहीं इसका, तो इसलिए पशुओं में मोस्टली इसका मतलब यह होता है। और अपेंडिक्स को हटा देने पर भी कोई खास इफेक्ट बॉडी पर नहीं पड़ता है। तो इतने पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत का अंतर है। और उसके बाद आपने लिया स्क्रीनशॉट। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जो हमारी पाचन ग्रंथियां होती हैं, कौन कौन सी पाचन ग्रंथियां हैं। और मुख्यतः जैसे अभी हमने बात नहीं की यकृत की यानी लीवर की, हमने बात नहीं की। पित्ताशय क्या होता है इसकी कोई बात नहीं की हमने। और उसके बाद स्प्लीन ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसकी हमने बात अभी नहीं की। हमने बात किसकी नहीं की, एक तो पित्ताशय की बात नहीं की है, यकृत की बात नहीं की है, और एक नाम आता है अग्नाशय, उसकी भी हमने कोई बात नहीं की है। देखो ये आता है अग्नाशय। और फिर हमारा उसके बाद अग्नाशय में हमारा कौन सा रस निकलता है, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, इस तरीके की हम बात करेंगे किसमें, अग्नाशय में। और लार ग्रंथियों की हमने कोई बात नहीं की अभी। लार ग्रंथि पाचन ग्रंथि में ही मुख्यतः शामिल होंगी। तो इन सब के जवाब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। और आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स जरूर लिखना है। और इतना आप तो काम कर ही सकते हो, कमेंट्स तो आप लिख ही सकते हो और शेयर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।